पाकिस्तान ने अपने 2 टुकड़े तो करवा लिए, लेकिन अपने 90,000 फौजी और कुछ रकबा जो इंडिया के कब्जे में चला गया। फिर क्या हुआ? बांग्लादेश हमारे 90,000 फौजी छोड़ने पर राजी हो गया और इंडिया ने हमारा जो रकबा कब्जे में लिया था वो छोड़ने पर एग्री हो गया। और किस तरह से ये 90,000 फौजी पाकिस्तान में पहुंचे, तारीख गवाह है कि भुट्टो ने जो काम किए हैं वो तारीख में कहीं नहीं मिलते। और वो लोहारों ने, सॉरी मेरा मतलब है कि नवाज शरीफ ने कभी नहीं किए। एटमी कुव्वत की बुनियाद रखने वाला भुट्टो था, लेकिन आजकल नवाज शरीफ और उनके बच्चे कहते हैं जी पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने वाला नवाज शरीफ है। जनरल ज़िया मार्शल लॉ लगाने में कामयाब कैसे हुए? भुट्टो ने भारत पर दबाव कैसे डाला और भारत से मुआहदा कैसे किया गया कि 13,000 किलोमीटर का इलाका जो इंडिया के कब्जे में था वो वापस ले लिया गया। अब मसला था 90,000 फौजियों का। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं 1971 से 1977 तक कि पाकिस्तान ने अपने 90,000 फौजी कैसे वापस लिए। जनरल ज़िया मार्शल लॉ लगाने में कामयाब कैसे हुए? भुट्टो ने भारत पर दबाव कैसे डाला और भारत से मुआहदा कैसे किया गया कि 13,000 किलोमीटर का इलाका जो इंडिया के कब्जे में था वो वापस ले लिया गया। अब मसला था 90,000 फौजियों का। भुट्टो ने चीन से मिलकर बांग्लादेश पर दबाव डाला और उनका रास्ता रोका। अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात हुई कि अगर पाकिस्तान के कैदी वापस किए जाएं तो हम रास्ता नहीं रोकेंगे। ये दबाव काम कर गया और 90,000 फौजी वापस आ गए। 1971 में अमेरिका से कोई मदद ना मिली, यानी कि अब्बू नाराज हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को इमदाद देने से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान टोटली जब से बना था वो इमदाद पर चल रहा था और भूखा प्यासा बेचारा पाकिस्तान था जो इमदादों के बगैर चल नहीं सकता था। क्योंकि हमने फकीर को खाना लेकर तो दे दिया, लेकिन फकीर को बैसाखी लेकर या उसको कोई बिजनेस नहीं सिखाया कि वो कोई अपना आप कर सके, बल्कि उसको खाना ठूसते रहे कि तुम खाते रहो, मैं भीख देता रहूंगा और तुम इसी तरह जब मेरी तरफ से भीख बांधोगे भूखे मरोगे। पाकिस्तान ने अमेरिका से मुआहदे तोड़ दिए जिनमें सेंटो और सीटो शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान को मदद तो चाहिए थी। इसलिए भुट्टो ने सारे इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया, बांग्लादेश को कबूल किया और तल्लुकात बहाल कर लिए। भुट्टो की सबसे बड़ी कामयाबी जो थी वो 1973 का आइन था। आइन ने वजीर आजम के इख्तियारात बढ़ा दिए और भुट्टो नए पाकिस्तान का पहले वजीर आजम बन गया। यानी कि भुट्टो ने जो आइन बनाया उसके मुताबिक सारे इख्तियारात पाकिस्तान के वजीर आजम के पास थे और भुट्टो खुद वजीर आजम बन बैठा पाकिस्तान का। भुट्टो ने बेवकूफाना फैसला किया और याह्या और अयूब के दौर की सनतों को पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर ले लिया, यानी कि वो नेशनलाइज कर दी। और इसका ये नतीजा उल्ट निकला कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह हो गई थी, यानी कि जो पाकिस्तान का बिजनेस डेवलप हो रहा था या जो चल रहा था वो सारा इसकी बेवकूफाना हरकत की वजह से तबाह हो गया। भुट्टो ने रूस से ताल्लुकात बनाए और इंडस्ट्री को मजबूत किया। पाकिस्तान में स्टील मिल भुट्टो के दौर में बनाई गई, जो आज नवाज शरीफ के नवासे और बेटे बेटियां कहते हैं कि स्टील मिल्स तो सिर्फ नवाज शरीफ लाया और पाकिस्तान को तरक्की देने वाला नवाज शरीफ है। इस बात की तारीख गवाह है कि भुट्टो ने जो काम किए हैं वो तारीख में कहीं नहीं मिलते। और वो लोहारों ने, सॉरी मेरा मतलब है कि नवाज शरीफ ने कभी नहीं किए, लेकिन जहाँ पे भुट्टो के जो गलत फैसले हैं हम उनको गलत कहेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे। जो भुट्टो के अच्छे फैसले थे वो भी हम बताएंगे। भुट्टो ने रूस से ताल्लुकात बनाया और इंडस्ट्री को मजबूत किया। पाकिस्तान में स्टील मिल भुट्टो के दौर में लगी। तरबेला डैम इसी दौर में पूरा हुआ। दूसरा बड़ा काम था एटमी बुनियाद रखना। इसका नारा था घास खा लेंगे लेकिन एटमी कुव्वत जरूर बनेंगे। इसका ये नारा वायरल हुआ, अवाम ने इसको एक्सेप्ट किया कि हम भूखे मर जाएंगे भाई लेकिन एटमी कुव्वत बनो। हमने एटमी कुव्वत बनना है, जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। यानी एटमी कुव्वत की बुनियाद रखने वाला भुट्टो था, लेकिन आजकल नवाज शरीफ और उनके बच्चे कहते हैं जी पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने वाला नवाज शरीफ है, जिसको कुछ पता ही नहीं था बेचारे को। इस्लामी ब्लॉक और एटमी प्रोग्राम से अमेरिका नाराज हो गया। अमेरिकी वजीर खारजा हेनरी की भुट्टो की निशाने इबरत बनाने की धमकी दे दी। ये दो बड़े काम थे। एक तो पाकिस्तान में जो इस्लामी ब्लॉक बनाया गया भुट्टो की तरफ से, सारे इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया गया, ये अमेरिका को अच्छा नहीं लगा। दूसरा एटमी कुव्वत बनाने का जो प्रोग्राम था वो अमेरिका को, यानी कि पापा को अच्छा नहीं लगा, मैं ये कहता हूँ सीधे अल्फाज में। और दूसरी तरफ से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो उस वक्त का वजीर खारजा था हेनरी, उसने भुट्टो को निशाने इबरत बनाने की धमकी दे दी। जैसे मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि सदर सदाम को अमेरिकी वजीर खारजा की तरफ से धमकी दी गई थी और बाद में उन्होंने कहा हम आए, हमने उसको देखा और वो मारा गया। सेम यही अल्फाज उनके तकरीबन भुट्टो के लिए थे कि हम तुम्हें निशाने इबरत बना देंगे, और उन्होंने फिर वैसा ही किया। यहाँ भुट्टो से गलती हुई और उसने अपने साथियों की बात मान ली और इंतखाबात 1978 में होना थे, लेकिन भुट्टो को मशवरा दिया गया कि अभी करवा ले तो हम जीत जाएंगे। भुट्टो के सामने अपोजिशन पीएन ने खुलकर सामने
सामने आ गई, मगर भुट्टो ने 155 नशीस्तें जीत ली, अपोजिशन ने सिर्फ 36 सीटें जीती। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि जिस तरह से भुट्टो से गलत फैसला करवाया गया, इसी तरह से इमरान खान साहब से बहुत सारे गलत फैसले करवाए गए। ये कोई भी गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान के जितने वजीर आजम या सदर बने हैं या जो पार्टियां इख्तदार में आई हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग भेजे जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गलत फैसले करवाने के लिए होते हैं, जो वजीर आजम को आने वाले वक्त में फंसाने के लिए होते हैं। और बेशक भुट्टो साहब अच्छे काम कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उनको फंसाने वाले भी उनके अपने थे। इलेक्शन हो गया, सारा कुछ होने के बाद इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा साबित कर दिया गया और धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया गया। मगर धांधली का इल्ज़ाम लग गया, PN सड़कों पर आ गई और ये सियासी तहरीक मजहबी रंग बदल गई। धांधली के खिलाफ चलने वाली तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में तब्दील हो गई। इस तहरीक में निज़ाम मुस्तफ़ा तो ना आया, मगर ज़िया-उल हक आ गया। यानी ये तहरीक चलाने के पीछे भी एक पूरी सियासत छुपी थी कि किसी तरह से तहरीक लाओ, सड़कों पर आओ, उसके बाद आएगा मार्शल लॉ। मेरे हम वतनों, यहाँ से होता है इब्तदा। 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लग गया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। भुट्टो ज़िया पर बहुत यकीन करता था, इस तरह जिस तरह सिकंदर मिर्जा अयूब पर करता था, अयूब भुट्टो पर करता था और भुट्टो ज़िया पर करता था। लेकिन तीनों के साथ धोखा हुआ और तीनों ने एक दूसरे को ही धोखा दिया, इनके पीछे कोई और बंदा नहीं था। यानी कि जिसने जिस पर एतमाद किया उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दी। इसके बाद भुट्टो को रजा कसूरी के केस में फांसी की सजा सुना दी गई। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी पर लटका दिया गया। जुल्म की इंतहा ये थी कि बेटी को मिलने तक न दिया गया, जनाजे के बाद किसी को भुट्टो देखने तक न दिया गया। भुट्टो की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची और रूस कैसे पाकिस्तान का दुश्मन बन गया, कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी आम हुई, कैसे भुट्टो के बेटों ने तैयारा अगवा किया और कैसे उन्होंने ज़िया को मारने की कोशिश की, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।